जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम यहां पे 24 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं उसे आप अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत रत्न की यहां पर घोषणा हुई है। 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हु हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न 2024? तो 2024 का जो भारत रत्न मिला है यहां पर कर्पूरी ठाकुर को मिला है। किसे मिला है? कर्पूरी ठाकुर को यह अवार्ड दिया गया है। आइए डिटेल से जानते हैं भारत रत्न इसकी शुरुआत कब से हुई, कौन है कर्पूरी ठाकुर, सब कुछ यहां पर हम यहां पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप कर्पूरी ठाकुर की यहां पर आप इमेज देखिए। यह है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। दोस्तों, इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, यानी कि मृत्यु के बाद यह पुरस्कार इन्हें मिला है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और 1 बार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आप ये बात याद रखिएगा। देखिए, बिहार के सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे कर्पूरी ठाकुर। 1967 में जब ये डिप्टी सीएम बने बिहार के, तो इन्होंने क्या काम किया था? अंग्रेजी की जो अनिवार्यता है, अंग्रेजी को यहां पर जो कंपलसरी था पहले, उसे खत्म कर दिया था, उसे एबॉलिश कर दिया था। दोस्तों, बात यहां पे भारत रत्न की आई है, तो भारत रत्न के बारे में मैं आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूं। तो भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है और ये जन सेवा के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सभी क्षेत्र में जो व्यक्ति उत्कृष्ट काम करता है उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो सम्मानित किया जाता है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। तो ये जो आकार आप देख पा रहे हैं, पीपल का जो है, पीपल के पत्ते के आकार का शेप आप देख पा रहे हैं। तो ये अलंकरण जो है कांस्य धातु यानी ब्रॉन्ज का बना हुआ है। इसकी लंबाई हम बात करें तो इसकी लंबाई है 5.8 इंच। ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 4.7 इंच है और इसकी जो मोटाई है वो 3.1 इंच है। देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो इसके दोनों भागों के बारे में हम बात करते हैं, फ्रंट और बैक दोनों। तो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं, तो ये फ्रंट में आपको सूर्य दिख रहा है और इसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। और जो सूर्य है ये प्लेटिनम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्लेटिनम से बना हुआ है। ये मुख्य भाग है। अब आइए चलते हैं दोस्तों पीछे के भाग में देखते हैं। तो पीछे के भाग में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देखें आप, तो पीछे का जो हिस्सा है वो इसमें आपको राजकीय चिन्ह देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ इसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो ये आप समझ गए। देखिए, भारत रत्न सबसे पहले किन्हें मिला था इसे भी जान लेते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजा गोपालाचारी और सीवी रमन, इन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। हाल ही में जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले विजेता रहे हैं भूपेन हजारिका रहे हैं। 2019 में आखिरी बार पुरस्कार दिया, सम्मानित किया गया। उसके बाद अब यहां पे सम्मानित किया जा रहा है। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और फिर यहां पर देखें आप भूपेन हजारिका। तो इन्हें, इन तीनों को 2019 में सम्मानित किया गया। तो प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में, यहां पे महाराष्ट्र से संबंधित है नानाजी देशमुख, और प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। महाराष्ट्र से संबंधित है नानाजी देशमुख और असम से संबंधित है भूपेन हजारिका, इन्हें मिला है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को यह पुरस्कार मिल चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, मैंने भारत रत्न से रिलेटेड एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाया है और भी आज यहां पर एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट यानी टॉप क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसे भी देख लेना। तो दोस्तों, आप भारत रत्न से संबंधित सारे वीडियो को भी कवर कर लीजिएगा। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता दोस्तों, और 24 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स को मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं सुबह 6 बजे। इस कंटेंट की बात करें तो जो कंटेंट होता है वो आपको हिंदी माध्यम में भी मिलता है और इंग्लिश मीडियम में मिलता है। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ सकते हैं। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल होता है, सबसे बड़ा फायदा। दूसरा फायदा यह कि आपको जो कंटेंट मिलता है सबसे कम समय में मिलता है। हम 1.5 से 2 घंटा आपका वेस्ट नहीं करते और क्लास नंबर है 784। आपको स्टैटिक जीके, ल्यूसेंट जीके भी मिलता है।
दोस्तों ये हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन है जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ रेगुलरली डाउनलोड करनी होगी और रेगुलरली आपको यहां से पीडीएफ मिल रही है। आप डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ टॉपिक वाइज मंथली करंट अफेयर्स ईयरली बुक आपको यहां पर मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते रहेंगे और यहाँ पे टेस्ट भी होता है रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का, सुबह स्टैटिक का टेस्ट होता है। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, लाइक एंड शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो आप इम्पॉसिबल वर्ड तो आप सभी को पता है, अगर आप इम्पॉसिबल में आई और एम को हटाएंगे तो ये खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल। देखिए अगर आपने अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड सेव करके रखा है इम्पॉसिबल, तो आप आज ही हटा दीजिए। देखिए किसी भी काम को करने में समय लगता है, धैर्य तो रखनी पड़ती है, कोई भी काम त्वरित नहीं हो सकता, आपको उसमें लगातार लगा रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी काम हो उसमें आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, तभी मिलेगा। सफलता का एक ही सूत्र है, वो है लगातार मेहनत। और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, बस इस बात का ध्यान रखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की अभी घोषणा हुई है, ये किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। किसको दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया है। आपदा के क्षेत्र में, डिजास्टर के क्षेत्र में यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है, ये संगठन ने काम किया, इस वजह से आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों ये संस्थागत श्रेणी में मिला है। संस्थागत श्रेणी मतलब इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। कई कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार दिया जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में भी दिया जाता है, संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है। और इस बार जो पुरस्कार दिया गया है ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया है, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में दिया गया है। और ये है 60 फील्ड पैराशूट जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसे चुना गया है। तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, कब से हुई ये आपसे पूछा जा सकता है। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है। कल हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। तो इसी दिन यहां पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में यानी डिजास्टर के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो अपना अमूल्य योगदान देते हैं, उन्हें मिलता है आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए संस्था के मामले में इसमें 51 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है और एक प्रमाण पत्र पुरस्कार में दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे बात करें 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि यूपी में लोकेटेड है, ये कब स्थापित हुआ? 1942 में स्थापित हुआ है। ठीक है, और इसका ये भारतीय सशस्त्र बल है, उसकी ये एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। और ये कहीं भी डिजास्टर होती है तो तुरंत वो वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे रिलीफ पहुंचाते हैं। जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में, ऑपरेशन मैत्री 2015 में चलाया गया था और जो कि नेपाल में भूकंप आया था, तब यहां पर इन्होंने चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। इस वजह से इनके लगातार मानवीय कार्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान की बात आई है तो आइए कुछ पुरस्कार और सम्मान जो दिए गए हैं उसे एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 में मिला है, बच्चों के लिए दिया जाता है जो बच्चों के संरक्षण में काम करते हैं। ललिता नटराजन को यह पुरस्कार दिया गया है। 45 नंबर का यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे मिला है? अरुंधति राय को मिला है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है, भारत के 25वें नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया है? वेयर हैज होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड सेंटर ऑफ डिजिटल फोरेंसिक एक्सीलेंस। तो डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र कहां पे? गांधीनगर जो कि गुजरात में है। यहां पर क्या किया गया? डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखिए गांधीनगर में हाल ही में 10वां नंबर का वाइब्रेंट गुजरात समिट भी हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सेमीकॉन इंडिया का सम्मेलन भी यहां पर हुआ है। और जो हमारी
जो पारंपरिक औषधि है उसको लेकर के सम्मेलन हुआ है। तो 3-4 करंट अफेयर्स मैंने आपको गांधीनगर से रिलेट करके बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र के बारे में। तो यहां पर भारत के आप होम मिनिस्टर देख पा रहे हैं और सहकारिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, यह है अमित शाह। इन्होंने गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में ये डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि आपको पता है फॉरेंसिक जो लैब होती है इसमें जांच होती है, क्राइम से रिलेटेड जो जांच होती है कहां पर सौंपी जाती है, फॉरेंसिक को दी जाती है, वहां पे लैब्स होते हैं, उस वहां पे परीक्षण किया जाता है। तो गृह मंत्री ने बोला आने वाले जो 5 इयर्स होंगे इसमें जो हमारा भारत है पूरी दुनिया में जो मॉडर्न एडवांस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसे मजबूती मिलेगी, इस प्रकार से लैब जब स्थापित होंगे। देखिए यहाँ पे अनुसंधान संस्थान उसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं तो पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है तो देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है, यह भी देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है, तिरुवनंतपुरम में है। और भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहां पर है दोस्तों, भोपाल में है। कहां पर है, भोपाल में। और दोस्तों भोपाल में एक और यहां पर एक फॉरेस्ट का रिसर्च जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, भोपाल में। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों गुजरात से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहां पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया गया था। तो मोढेरा नाम की जगह है, मैंने आपको बताया था, और 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया था 1 जनवरी को, और गुजरात ने यहां पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा गुजरात की जो राजकीय मछली घोषित हुई इसका क्या नाम है, इसका नाम है घोल मछली। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट की है, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम स्टार्ट की है इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की है। तो यहां पर मैं आपको सारी योजनाओं को एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो योग्यश्री योजना है ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट की गई है। एसटी एससी जो भाई हैं हमारे उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी पश्चिम बंगाल में। गृह लक्ष्मी योजना कहां पे स्टार्ट हुई है, कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। कहां पर, कर्नाटक राज्य में। यहां पे आबू आवास योजना कहां पे स्टार्ट की गई, झारखंड राज्य में। कहां पर, झारखंड राज्य में आबू आवास योजना स्टार्ट की गई है। पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की हम बात करें तो इसमें क्या मकसद रखा गया, क्या इसका टारगेट है सरकार का, तो यहां पर जो 1 करोड़ घर है उसमें रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। ये रूफटॉप सौर ऊर्जा क्या होती है, सोलर पैनल्स आपके छतों में स्थापित किए जाएंगे। तो जो वहां पे सोलर एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, ताकि आपके घर में सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली सप्लाई होगी। और ये 1 करोड़ घर को यहाँ पे रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित की जाएगी। इसका क्या फायदा होगा सर आप बताएं, तो इसका बहुत सारे फायदे हैं। पहला, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, ये बहुत ही सस्ती होगी, इफिशिएंट होगी। तो योजना का जो लक्ष्य है वो गरीब और जो मध्यम वर्ग के बिजली बिल है उसको कम करना है, और साथ ही साथ भारत को जो एनर्जी सेक्टर में इंडिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें कौन सा राज्य भारत में सबसे ऊपर है सोलर एनर्जी के इंस्टॉलेशन में, तो सबसे ऊपर आता है राजस्थान, 18.7 गीगावाट के साथ सबसे आगे है। और सौर ऊर्जा क्या करता है दोस्तों, कार्बन उत्सर्जन को भी कम करता है, यानी पॉल्यूशन को भी कम करता है। दोस्तों बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो जनधन योजना 2014 में स्टार्ट हुई, स्किल इंडिया मिशन 2014 में स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया स्टार्ट किया 2014 में, नमामि गंगे स्कीम 2014 में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में, पीएम मुद्रा योजना 2015 में स्टार्ट हुई है, और फिर डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यहां पर 2016 में स्टार्ट हुई थी। इस योजना के तहत फ्री में एलपीजी कनेक्शन जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उन महिलाओं को प्रदान किया जाता था। उड़ान प्लान 2017 में स्टार्ट किया गया, इसमें भारत के नागरिकों को सस्ते रेट पे हवाई सेवा उपलब्ध कराना इसका मकसद है। दोस्तों हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना स्टार्ट हुई,
पीएम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2023 को इसे बोला जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत जो आर्टिशन है भारत में, जो भारत में आर्टिशन है और ट्रेडिशनल आर्टिशन है, जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके 30 लाख परिवार को बिना किसी गारंटी की न्यूनतम ब्याज पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, इसका मकसद है। और इसके लिए 13,000 करोड़ का बजट का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। 18 अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को इसमें शामिल किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? द 11th खंजर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान हैज बिगन इन विच स्टेट? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में 11वां खंजर अभ्यास हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। कहां पर स्टार्ट हुआ? हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में एक और अभी स्टार्ट हुआ, 2023 में अभ्यास हुआ है। राजस्थान में भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया था, राजस्थान में किया गया था। यहाँ पे हम खंजर अभ्यास की बात करें जो कि भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, वो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। तो 11वां अभ्यास जो है ये हिमाचल प्रदेश में जगह बकलो के विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में 22 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा। तो इसका मकसद क्या है? जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी क्या है माउंटेन रीजन है, माउंटेन एरियाज हैं, वहां पर आतंकवादी आ सकते हैं, तो आतंकवाद के अभियानों को तोड़ना और यहां पर उनके खिलाफ काम करना इसका मकसद है। खंजर अभ्यास का आयोजन 2011 से स्टार्ट किया गया है और यह अभ्यास आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं और भी अभ्यास को। तो काजिंद अभ्यास किसके बीच में होता है? तो काजिंद अभ्यास होता है दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और जापान के बीच में जिमेक्स अभ्यास होता है, सिन्यूमेत्री होता है, धर्म गार्जियन होता है, वायु गार्जियन होता है। ये भारत और जापान के बीच में होता है। चीन, रूस और ईरान के बीच में एक अभ्यास होता है जिसे हम बोलते हैं सुरक्षा बॉन्ड 2023 अभ्यास हुआ है। भारत और मंगोलिया के बीच में अभ्यास होता है, इसे बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट 2023। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी अवॉर्डेड द यूपी गौरव सम्मान? तो यूपी गौरव सम्मान से यहाँ पर डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। किससे? यूपी गौरव सम्मान से इन दोनों को सम्मानित किया गया। देखिए जो रितु हैं वो डॉक्टर हैं और ये कानपुर के जो नवीन तिवारी जी हैं, इन दोनों को यहाँ पर ये सम्मान दिया गया है सामाजिक सेवा के लिए। तो इस पुरस्कार ने जो उत्तर प्रदेश के जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में क्या होगा? 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक यहाँ पर मोमेंटो दिया जाता है, एक अंग वस्त्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है आज 24 जनवरी है। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई है, इसलिए आपको यह बात याद रखना है। और ये जो दिवस मनाने की शुरुआत हुई है 2018 से, ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश की। तो आज के दिन ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पुरस्कार है जो चयनित वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को मिला है, जो कि लखनऊ की रहने वाली हैं और 1997 से इसरो में वो काम कर रही हैं। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको खिलाड़ी और खिलाड़ियों की संख्या बता रहा हूं। इस टॉपिक से निश्चित ही 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। तो क्रिकेट तो आपको पता है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 3 ऐसे गेम है जिसमें 11-11 खिलाड़ी एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें बास्केट को जब आप ऐसे लिखोगे तो टा बना हुआ है, टा को सीधा कर देना तो 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल ऐसे खेला जाता है, डंडा है और आप ये 9 बना हुआ है, तो 9 इसमें खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल आपको याद रखना, सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल। फुटबॉल में 11 होते हैं, रग्बी ऐड कर दिया तो 5 आप और जोड़ेंगे, मतलब 4 और जोड़ेंगे तो 15 होंगे। पोलो में 4 हैं, इस लेटर में देखें 1 2 3 4 यहाँ पर अल्फाबेट से 4 आपको याद रखना। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। कबड्डी में कितने होते हैं? 7। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 यहाँ पर आपको याद रखना है, तो 7 याद रहेगा, 7 खिलाड़ी। खो खो में कितने होते हैं? 9। खो खो में कितने होते हैं? 9। कैसे? आप ये देखो खो खो भी अगर देखो तो 9 बना रहा है। स्पेक टकराव में 3 होते हैं, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, जिम्नास्टिक में 8, फुटसल में 5, वॉलीबॉल में 6। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7। याद रखना। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7।
पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? वेयर इज भारत पर्व बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो भारत पर्व हर साल इसका आयोजन किया जाता है और न्यू दिल्ली में यहाँ पर जो टूरिज्म के सेक्टर को बढ़ाने के लिए भारत पर्व मनाया जाता है और न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है और 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। भारत पर्व मनाने की शुरुआत कब से हुई है? 2016 से। ये 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चलेगा और दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, रेड फोर्ट के सामने लॉन है, ज्ञान पथ है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा इस फेस्टिवल का। मैंने इसे अटेंड किया, कई बार अटेंड किया। तो भारत की जितनी भी कल्चरल विरासत, कल्चरल हेरिटेज है, इस भारत पर्व के माध्यम से उसे यहाँ पे दिखाया जाता है। यह एक प्रकार से मंच प्रदान किया जाता है कि कितना भारत जो है कल्चरली डेवलप्ड है। आप वहां पर देखेंगे अलग अलग प्रकार के नृत्य होते हैं, अलग अलग प्रकार के वहां पर जो आर्टिस्ट होते हैं इकट्ठा होते हैं। दोस्तों भारत के प्रमुख महोत्सव को डिस्कस करेंगे। तो देखिए खंडोबा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। रण महोत्सव गुजरात में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। और शिकारा महोत्सव कहां पे मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं, आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो 2023 का इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल को चुना गया है। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बीसीसीआई ने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे शुभमन गिल को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देखिए यहाँ पर जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी है उन्हें पॉली उमरीगर अवार्ड भी दिया जाता है। मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए, रविचंद्रन अश्विन को 2020-21 के लिए और जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए यहाँ पर क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। महिला वर्ग में सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? दीप्ति शर्मा को चुना गया है। 2023 की सबसे बेस्ट खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है। वहीं पर 2020-22 के लिए सबसे बेस्ट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को चुना गया। 19-20 के लिए दीप्ति शर्मा को सबसे बेस्ट खिलाड़ी चुना गया है। इसके अलावा अगर आपसे मैं पूछूं कि कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो रवि शास्त्री कुछ समय पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे, अभी वर्तमान कोच तो राहुल द्रविड़ हैं, तो 2023 में इन्हें कर्नल 2023 के लिए इन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा फारूक इंजीनियर, इनको कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया गया। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा देश बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली? तो देखिए यहां पे हम बात करें तो जो भारत का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया है और भारत का जो इक्विटी मार्केट है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। और ये रिपोर्ट जो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पे हमें पता चलता है कि भारत का जो शेयर बाजार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में भारत शेयर में विदेशी फंड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लगभग $21 बिलियन से ज्यादा निवेश हुआ है और भारत का बाजार चौथे नंबर पे पहुंच गया है। और मैंने आपको बताया कि हांगकांग को भी इसने पीछे छोड़ दिया है और पहले चौथे स्थान पर हांगकांग का शेयर मार्केट था। 5 दिसंबर को पहली बार भारत की जो शेयर मार्केट की वैल्यूएशन है शेयर बाजार वो $4 ट्रिलियन पार कर गई है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा देश आता है? तो इसमें अमेरिका सबसे ऊपर आता है, 4,226 लाख करोड़ रुपए में बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चीन दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे भारत है। हांगकांग चौथे प्लेस पर था, अब एक खिसक करके 5वें स्थान पर आ गया। छठे प्लेस पर फ्रांस है और 7वें प्लेस पर यूके है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? इंडिया हैज स्टॉप फ्री मूवमेंट टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम विच कंट्री? तो दोस्तों भारत ने घुसपैठ को रोकने के लिए म्यांमार से, कहां से दोस्तों? म्यांमार से इन्होंने फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया है। तो क्यों किया है इसे भी हम यहां पर जानते हैं। तो अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही है कि असम में म्यांमार से जो आतंकवादी घुस रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, इसकी वजह से असम में जो पीस है, असम की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे फ्री मूवमेंट को बंद कर रहे हैं। पहले क्या था, म्यांमार से आसानी से जो वहाँ के लोग हैं वो आसानी से वहाँ के नागरिक आ सकते थे, लेकिन उसके जरिए क्या हो रहा था कि
नागरिक नहीं, आतंकवादी आसानी से घुसपैठ कर रहे थे और असम की पीस को डिस्टर्ब कर रहे थे, इसलिए फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। तो भारत और म्यांमार बॉर्डर पर खुली सीमा की फेसिंग की जाएगी, यानी यहां पर क्या किया जाएगा, बैरियर किया जाएगा। इससे यहां पर दोनों की तरफ, दोनों के बीच में क्या होगा, एक बैरियर स्थापित किया जाएगा ताकि वहां से कोई घुस ना सके। देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा की हम बात कर ले तो आप ये भारत का मैप देख रहे हैं। भारत का ये ईस्टर्न मैप है, भारत का पूर्वी हिस्सा है। यहां पर आपको 7 राज्य देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे फिर आपको त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये 7 स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जो म्यांमार की सीमा है वो 4 राज्यों के साथ लगती, पहली अरुणाचल प्रदेश, दूसरी नागालैंड, तीसरी मणिपुर, चौथा मिजोरम। तो इन 4 राज्यों में म्यांमार के जो आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं, यही की सीमा पे फेसिंग की जाएगी। ठीक है, तो दोनों देशों के बीच में फ्री मूवमेंट का एग्रीमेंट कब हुआ था, 1970 में हुआ था, और तब से लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहे हैं। अभी फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे यहां पे समाप्त हो जाते हैं। अब बारी है दोस्तों यहां पे RRR सेशन की, जहां पर हम आपको पुराने महीनों पर लेके चलते हैं ताकि आपको पुराने महीने का करंट अफेयर्स भूले ना। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि आपको पुराना करंट अफेयर्स भी याद रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखो, देखो और जांचो और परखो, क्या आप सबसे आगे हो या सबसे पीछे हो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखें। किस देश में इमरजेंसी की घोषणा की गई है, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया। अभी आगे रहोगे तो एग्जाम में भी आगे रहोगे, सीधी सी बात है। तो किस राज्य की विधानसभा में यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया, तो यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव केरल ने पारित किया। नेक्स्ट, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किस राज्य ने किया है, तो दोस्तों ये राज्य है बिहार। कौन सा राज्य है, बिहार। भारत में फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में टोटल कितने मेडल जीते, तो भारत ने 26 मेडल जीते हैं। राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुदजी चावल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर से संबंध है। कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंच गई, तो देखिए कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं और 6395 हाथी हैं। और यहाँ पे जो बात करें तो हाथियों को बचाने के लिए 1992 में हाथी बचाओ या हाथी संरक्षण के लिए 1992 में एक्ट लाया गया था। और यहां पर बाघों की संख्या के मामले में कर्नाटक दूसरे नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे एमपी है जहां पर 785 बाघ आपको देखने को मिलेंगे। किस देश ने लूनर 25 मिशन को लॉन्च किया है, तो लूनर 25 मिशन को लॉन्च किया है रशिया में, जिसका मिशन फुस हो गया है। जापान 5वां देश बना है जिसका अभी स्नाइपर मिशन ने सक्सेसफुली लैंड किया है। जापान 5वां ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पे लैंडिंग की है, भारत चौथा है। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन सऊदी अरब में हाल ही में किया गया था। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए डब्ल्यूएचओ के द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा है, इराक है। ट्रेकोमा ऐसी बीमारी है जो आपकी आंख की ऊपर वाली लीड होती है, वहां पे छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है, उसे ट्रेकोमा कहते हैं। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प या हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है, तो दोस्तों ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है ये, हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों अब यहां पर 23 जनवरी के करंट अफेयर्स का यहां पर मैं आपका रिवीजन करूंगा, आपका टेस्ट भी लूंगा। आपने कितने अच्छे से कल के करंट अफेयर्स को कवर किया है उसे देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए हैं, तो यह डेनिस फ्रांसिस। कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। एंटोनियो गुटेरेस यूएन के महासचिव हैं। टेड्रोस अधनोम की बात करें, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक। गिलबर्ट हांगबो आईएलओ के महानिदेशक हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा मेडल जीता है, तो गोल्ड मेडल। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाएगा, 24 जनवरी है आज। किस ग्रुप ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल के टाइटल की स्पॉन्सरशिप हासिल की है, तो टाटा ग्रुप ने यहां पर आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है। अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहां किया गया, पुणे में किया गया है। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया, आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया।
ममानी महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो ममनी महोत्सव ये एक लद्दाख में मनाया गया। कहां पर? लद्दाख में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सलार जंग संग्रहालय में 5 नई गैलरीज का उद्घाटन किया है। कहां पर है? हैदराबाद में है। कैलिफोर्निया यूएसए के 2 सरकारी स्कूल में किस भाषा को विश्व भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों ये हिंदी है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। दुनिया का सबसे बड़ा दीपक कहां जलाया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक अयोध्या में जलाया गया। कहां पे जलाया गया है? अयोध्या में सबसे बड़ा दीपक जलाया गया है। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? जो डेजर्ट फेस्टिवल है, ऊंट महोत्सव है, राजस्थान में आयोजन किया गया। दोस्तों ल्यूसेंट जी के एमसीक्यू को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। आपकी जिम्मेदारी उन 5 प्रश्न का उत्तर आप कॉपी पेन पर लिखें और बताएं आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड कौन है? तो ऑपरेशन फ्लड से जो रिलेटेड है यह है दूध का आयात, दूध का उत्पादन है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। राणा प्रताप सागर संबंधित है, तो राणा प्रताप सागर का संबंध जल विद्युत से है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। एसईजेड का पूर्ण रूप क्या? एसईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दोस्तों 24 जनवरी के करंट अफेयर्स को तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बारी है आपके 24 जनवरी के करंट अफेयर्स के टेस्ट लेने की, तो देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? 2019 से इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो यह हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहां? माफ कीजिएगा, देहरादून में। कहां पर है? देहरादून में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य देवव्रत किस राज्य के गवर्नर है? तो गुजरात राज्य के गवर्नर आचार्य देवव्रत है। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई है? 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। बिश्केक किस देश की कैपिटल है? तो बिश्केक कैपिटल है किर्गिस्तान की। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जिमेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो जिमेक्स भारत और जापान के बीच में होता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? आपको मैंने पढ़ाया है। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। कितनी होती? 5। भारत रत्न की स्थापना कब की गई? तो 1954 में भारत रत्न की स्थापना हुई। नानाजी देशमुख को किस साल भारत रत्न दिया गया? तो नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न दिया गया। भूपेन हजारिका को भी दिया गया और प्रणब मुखर्जी को दिया गया। 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खंडोबा महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में खंडोबा महोत्सव मनाया जाता है। आज का सवाल है दोस्तों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत रत्न 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? इसका उत्तर आप सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स पर। आपको यहां पर एक इमेज दिख रही है, आपको बताना ये जगह कौन सी है, यहां पे क्या हो रहा है, पूरा डिटेल्स आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों आज स्टडी कर पर 10 बजे, स्टडी कर एप्लीकेशन पे 10 बजे आपका टेस्ट है। सभी टेस्ट पे पार्टिसिपेट करिएगा, आप सभी की रैंक आपको कल पता चलेगी। 10 बजे टेस्ट है, टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी। मतलब जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स होते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक का जितना भी एक्ट है पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन उसके होंगे, 10 क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर्स के होंगे। आप सभी टेस्ट दीजिएगा। 10 AM पर आपका टेस्ट होने वाला है। दोस्तों ईयरली ई बुक आपके लिए उपलब्ध है जो कि पूरे साल की ई बुक है, जनवरी से लेकर दिसंबर की। हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में आप इसे डाउनलोड करिएगा। 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हर महीने की आपको मंथली मैगजीन भी मिलती है और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाता है। मैराथन क्लास पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, ल्यूसेंट जीके किंग सीरीज पीडीएफ और 2023 की ईयरली बुक, सब कुछ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन करना जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं और रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता है। आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और इन सब का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, लगातार आप अच्छा कर रहे होंगे। एक विश्वास के साथ उठिए, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए, केवल कर्म पे फोकस कीजिए। ईश्वर देख रहा है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप लगे रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तुम आए हो कुछ करने, तुम यहां से कुछ करके जाओगे, मुझे पता है।
आप सभी आने वाले ऑफिसर्स हो, मैं पहले से बधाई देता हूं। आप सभी आज नहीं तो कल सफल होने वाले हो। मिलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड।